पापा, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ। मुझे पता है शालू बेटा। मुझे लगा आपको शायद ध्यान भी ना हो। आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हो। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे मनोहर शर्मा मेरे दोस्त हैं, शहर के सबसे रईस आदमी हैं। उनके अंडर में नताशा कोचिंग सेंटर चलता है। मैं वहीं तुम्हारी बात करके आता हूँ। शालू के पापा नताशा कोचिंग सेंटर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन शालू के पापा घर नहीं लौटते। तेरे पापा कहाँ रह गए? जरा फोन तो कर। शालू फोन लगाती है। पापा फोन नहीं उठा रहे। शालू और शालू की मम्मी नताशा कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि क्लासरूम में शालू के पापा की लाश पंखे से लटकी हुई है। शालू चिल्ला पड़ती है, शालू के पापा को किसने मारा? क्या है नताशा कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया कोचिंग सेंटर। रमेश का परिवार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहता था। रमेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। पापा, आज ड्यूटी से लौटकर आइएगा तो मोमोज लेते आइएगा। ठीक है बेटा। रमेश ड्यूटी से लौटकर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। पापा, आप एक कोचिंग सेंटर खोल लो। आपको मैथ्स बनानी आती है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरे कोचिंग वाले सर को देख लो, महीने में लाखों की इनकम है। रमेश एक प्लॉट खरीदकर वहां अपना कोचिंग सेंटर बनवाता है और उसका नाम रखता है नताशा कोचिंग सेंटर। रमेश बहुत मेहनत और लगन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मनोहर शर्मा की नताशा कोचिंग सेंटर पर नजर पड़ गई। अगर ये कोचिंग सेंटर अपना हो जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। एक दिन मनोहर रमेश के घर पहुंचता है। नताशा कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी, बताइए। मैं मनोहर शर्मा हूं। मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूं तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स भी रख दूंगा। मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे। बस कोचिंग सेंटर मेरे अंडर में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग नहीं बेचूंगा। पूरे शहर में कोई मुझे ना नहीं कह सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही रहता हूं। मैंने आपसे कह दिया ना, नहीं बेचना है। ठीक है। मनोहर रात में कुछ गुंडे रमेश के घर भेज देता है और रमेश के पूरे परिवार को मरवा देता है। मनोहर नताशा कोचिंग सेंटर में अपने टीचर रखवा देता है और कोचिंग सेंटर उसके अंडर में चलती रहती है। 2 साल बाद, चलो बच्चों, अब छुट्टी। अब हम दिवाली की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और टीचर बोर्ड साफ करने लगता है। टीचर को 3 लोग बेंच पर बैठे दिखाई देते हैं। ये तीनों रमेश, रमेश की पत्नी और रमेश की बेटी के भूत थे। उनके चेहरे डरावने थे। अरे तुम लोग कौन हो? जाओ यहाँ से। तीनों आत्माएं टीचर का गला घोंटकर उसे मार देती हैं। अगले दिन मनोहर शर्मा कोचिंग पहुंचता है। सीसीटीवी चेक करो। मनोहर देखता है कि रमेश के पूरे परिवार का भूत टीचर को मार रहा है। अरे नहीं, ये तो वही तीनों लोग हैं। लगता है इनकी आत्मा भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस रमेश के परिवार की हत्या की भी जांच करेगी और मुझ पर शक करेगी। इसलिए पुलिस स्टेशन जाना बेकार है।
मनोहर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने घर पहुंचकर पूरे घर में बॉडीगार्ड तैनात करवा देता है और एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। वो तीनों आत्माएं मेरे पास तो नहीं आएंगी बाबा जी? नहीं, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मनोहर रात में बिस्तर पर सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो रमेश का परिवार भयानक शक्लों में उसके सामने था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता परिवार तूने अपने लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मनोहर अपने कमरे से बाहर भागता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से तांत्रिक के घर की ओर भागता है। तीनों आत्माएं उसकी कार में आ जाती हैं। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। मनोहर डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। मनोहर मर जाता है। आज भी नताशा कोचिंग सेंटर में रमेश की आत्मा भटकती है और लोग वहां जाने से डरते हैं। आत्माओं का हॉस्टल। गीता और दीपिका रोजाना बैडमिंटन खेलने जाते थे। आज भी गीता शाम को ठीक 5 बजे दीपिका के घर पहुंच गई। आंटी, दीपिका कहाँ है? बेटा, आज दीपिका बहुत बीमार है, उसे बुखार आ रहा है, इसीलिए वो सो रही है। गीता उदास होकर रोड पर घूमने निकल जाती है। टहलते टहलते वो शांति देवी हॉस्टल पहुंच जाती है। वो देखती है कि हॉस्टल के अंदर कई लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और उसे बुला रही हैं। गीता हॉस्टल के अंदर चली जाती है। उधर गीता की माँ गीता का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? गीता की माँ दीपिका के घर पहुँचती है और दीपिका की माँ से गीता के बारे में पूछती है। दीपिका आज उसके साथ खेलने गई ही नहीं। दीपिका बीमार है। गीता की माँ आसपास की जगहों पर गीता को ढूंढती है। वो देखती है कि शांति देवी हॉस्पिटल के सामने रोड पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल गीता का होता है। गीता का सिर और चेहरा ठीक होते हैं और सिर के नीचे का सारा शरीर कंकाल होता है। गीता की माँ जोर से चिल्ला पड़ती है। क्या है शांति देवी हॉस्टल का राज? आइए सुनते हैं कहानी आत्माओं का हॉस्टल। प्रिया अपने गांव से चंद्रपुर आई थी। उसने चंद्रपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। पिताजी, मैं रहूंगी कहाँ? बेटा, किराए पर कोई कमरा ले लेंगे। प्रिया और उसके पिता शहर में कमरा ढूंढने जाते हैं। सुनिए, यहाँ कहीं किराए पर कमरा मिल जाएगा? भाई साहब, आप थोड़ा लेट हो गए। शहर के सारे कमरे उठ चुके हैं। अब अगर आपको कमरा मिल जाए तो बस चमत्कार ही समझिए। ये आदमी तो पागल लग रहा है। चलिए कहीं और ढूंढते हैं। प्रिया और उसके पिता कमरा ढूंढते ढूंढते शांति देवी हॉस्टल के गेट पर पहुंचते हैं। एक बुढ़िया गेट पर खड़ी होती है। सुनिए भाई साहब, कमरा ढूंढ रहे हैं क्या लड़की के लिए? हाँ, मिल जाएगा। हमारे हॉस्टल में खाली एक ही कमरा बचा है। प्रिया के पापा हॉस्टल में फीस जमा कर देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। प्रिया के पापा प्रिया को हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं। प्रिया बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो नहा धोकर सो जाती है। प्रिया के बेड के बराबर में अलमारी रखी थी। प्रिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अलमारी के ऊपर भूतनी बैठी है। भूतनी प्रिया के ऊपर कूद जाती है। प्रिया भयानक तरीके से चिल्ला पड़ती है। प्रिया की आंख खुल जाती है। उसे पसीना आ रहा था और सांसें बहुत तेज चल रही थी। लगता है मैंने भयानक सपना देखा।
तभी कोई प्रिया का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। प्रिया दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर वही बुढ़िया होती है। वो एक हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई होती है। ट्रे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है। बेटी, कुछ खा ले, मैंने सोचा तू भूखी होगी। बुढ़िया प्रिया को ट्रे देकर चली जाती है। प्रिया खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो ट्रे के ऊपर रखा कपड़ा हटाती है, वो देखती है कि ट्रे में हड्डियों का ढेर रखा है। प्रिया ट्रे फेंक देती है। वो घबराई हुई अपने रूम के बाहर जाती है। पूरा हॉस्टल खाली पड़ा था। तभी प्रिया को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की के पैर उल्टे होते हैं। बोलो प्रिया, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरे पास मत आना। प्रिया लड़की से दूर भागती है और दूसरी लड़की से टकरा जाती है, जिसका केवल शरीर होता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? प्रिया हॉस्टल के गेट पर जाती है और बुढ़िया को ढूंढती है, लेकिन बुढ़िया वहां दिखाई नहीं देती। प्रिया डरकर हॉस्टल के बाहर निकल जाती है और पड़ोस के एक घर में मदद मांगने जाती है। वो घर गीता का ही था, जो पहले सीन में दिखाई गई थी। प्रिया घर का दरवाजा खटखटाती है। गीता की माँ बाहर आती है। क्या बात है बेटी, तुम कौन हो? आंटी, मैंने उस शांति देवी हॉस्टल में कमरा लिया है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस हॉस्टल में आत्माओं का वास है। 2 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी गीता को मार डाला था। और बुढ़िया जिसने मुझे और मेरे पिता को रूम लेने के लिए पूछा था? बेटी, वो बुढ़िया तो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा हॉस्टल के आसपास भटकती रहती है। अच्छा हुआ तुम हॉस्टल से बाहर निकल आई। गीता की माँ प्रिया को अंदर ले जाती है और उसे पानी पीने को देती है। लेकिन वहां आत्माओं का वास क्यों है? 20 साल पहले वो शहर की मेडिकल कॉलेज की लड़कियों का हॉस्टल था। स्ट्रेस में आकर वहां कई लड़कियों ने सुसाइड किया था। तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। वैसे भी अपनी बेटी की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। प्रिया गीता की माँ के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आज भी शांति देवी हॉस्टल पर आत्माओं का कब्जा है।